Hello students, welcome to the class. You are watching Dr. Dushan's physics classes. And today, in our class, myself Dr. Dushan Pradeep will have a lecture based upon class 10th physics, and this is in continuity to the previous one. So बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक स्टडी कर रहे थे, उसी का नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ होगा. सो आज हम ओम्स लॉ स्टडी करेंगे और बेस्ड अपॉन दैट लॉ वी विल हैव सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. मैंने आपको हर क्लास में यही बताया है कि न्यूमेरिकल्स फाउंडेशन है आपके नीट के, जेई एडवांस के और जेई मेंस के. तो आपने बड़ा ध्यान से सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनके बेस पे लगातार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत बेसिक रखे हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, बट लेटर ऑन वी विल गो थ्रू ऑल द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन योर एनसीईआरटी बुक. सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो आज के आपके इस लेक्चर 3 में वी विल गो फॉर योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ. सो बच्चों, ओम्स लॉ किसने दिया था? ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम. ओम्स लॉ है क्या बच्चों? ओम्स लॉ जो है वो एक रिलेशन देता है किसके बीच में? दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में. वो फिजिकल क्वांटिटीज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ी हुई है. अभी देखते हैं कौन सी है वो फिजिकल क्वांटिटीज. जिस तरह बच्चों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपके पास वो दो फिजिकल क्वांटिटीज, एक पोटेंशियल डिफरेंस या जिसे हम वोल्टेज कहते हैं वो है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है आपकी करंट. बच्चों आपको पता है, जैसे ही हम किसी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेल, सेल क्या प्रोवाइड करता है? सेल प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस. तो वहां पे फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाता है. फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो किसको जनरेट करता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट. सो वहां पे एक कन्वेंशनल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है. conventional current is always opposite to the direction of flow of charges. इसका मतलब है अगर आपके चार्जेस माइनस से प्लस की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक, तो आपकी कन्वेंशनल करंट जो है दैट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट. सो योर करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. ये करंट का फ्लो है, ठीक. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं और करंट आपकी आई जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो बच्चों, कन्वेंशनल करंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है, कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट या सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है बच्चों? चलिए, सो अब पहले हमने क्या किया था, एक सेल लगाया था. एक सेल से हमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिला, लेकिन उस पोटेंशियल ड्रॉप को अगर आप इंक्रीज करते हैं उसके लिए आपको सेल्स ऐड करने पड़ेंगे. सेल्स आर एडेड इन सीरीज टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो उसके कारण क्या हुआ, आपके पास करंट ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो गई. इसी तरह से अगर करंट और इंक्रीज करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और पोटेंशियल ड्रॉपर, एक और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक सेल और ऐड कर दिया. हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं जितने ज़्यादा सेल्स हम यहाँ ऐड करते जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज, इन दोनों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन दिया ओम्स लॉ ने. ओम्स लॉ ने क्या कहा? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट आई दैट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, किसी कंडक्टर में करंट आई फ्लो करती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. जितना डिफरेंस, जितना ड्रॉप वहां पे आप क्रिएट करोगे, वो अगर बढ़ाते जाते हो तो करंट बढ़ती जाती है, कम करते जाते हो तो करंट कम होती जाती है. सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. क्लियर? आई इज द करंट अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट. कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तब जाके आपका ये कंडीशन, ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा. क्लियर है? सो अब हम देखते हैं इस रिलेशन को मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब हमारे पास हमने कुछ चीजें जो नोट करनी है, दैट इज लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल रिमेन कांस्टेंट. इफ
आपके टेम्परेचर के साथ साथ कुछ और फिजिकल कंडीशंस भी सेम रहनी चाहिए फॉर वन कंडीशन। ये फिजिकल कंडीशंस है, ये याद रखनी है आपने। ये क्यों रहनी चाहिए सेम, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ओम्स लॉ स्टडी करते हुए आपकी ये चार कंडीशंस, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर मींस मोटाई, या आपका कंडक्टर मोटा है या पतला है, जितना है एक ही कंडक्टर की वायर लेनी है। टेम्परेचर, उस समय टेम्परेचर कितना है, और उस समय उस मटेरियल को को आप यूज कर रहे हो, दैट शुड रिमेन सेम। मीन्स इफ यू आर यूजिंग कॉपर वायर, दैट शुड रिमेन कॉपर, एंड इफ इट इज एल्यूमिनियम, इट शुड रिमेन एल्यूमिनियम। सो वन टाइप ऑफ कंडक्टर, योर ओम्स लॉ विल बी सेटिस्फाइड। क्लियर? चलिए जी, अब हमारे पास क्या है, इन सभी कंडीशंस के बाद आपकी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की। मीन्स I इज प्रोपोर्शनल टू V लिख लीजिए, या V इज प्रोपोर्शनल टू I लिख लीजिए। सो V डिपेंड करता है I पे। जिस तरह से V आपका बढ़ाते जाओगे, I वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर रेशियो वुड रिमेन सेम। V जितना बढ़ाओगे करंट उतना ही बढ़ेगा, और इन दोनों की रेशियो हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू R। R इज अ रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ये किसकी वैल्यू क्या है, ये रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर इस V अपॉन I था यहां पे, इस V अपॉन I को हम फिर वापस सामने ले जाते हैं, सो दैट वुड रिमेन V अपॉन I इज इक्वल टू R हो जाएगा। V अपॉन I किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R, सो V वुड बी इक्वल टू I इंटू R। I को इस तरफ ले जाइए, ठीक। सो V इज इक्वल टू I इंटू R हो जाए। सो बच्चे, आपके पास एक रिलेशन बन गया, V इज इक्वल टू IR, और यही है आपका ओम्स लॉ। दिस इज नॉन एज ओम्स लॉ। क्लियर है? ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या करता है? ओम्स लॉ रिलेशन देता है बच्चों। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। कौन सी है? वोल्टेज एंड करंट। V और I के बीच का रिलेशन देता है। क्लियर? V और I के बीच का रिलेशन देता है, और V और I के बीच का रिलेशन क्या देता है वो, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। बात समझ आ गई है? चलिए देखते हैं। अब बात आ गई V इज इक्वल टू IR। R को हमने डिफाइन नहीं किया, वोल्टेज और करंट को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया है। सो बच्चों, रेजिस्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। हम एक कंडक्टर लेते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा कि कंडक्टर में दो चीजें होंगी। एक तो वो एटम्स होंगे जो कंटिन्यूसली, ये है एटम्स, ये कंटिन्यूसली बच्चों वाइब्रेट कर रहे होंगे। क्लियर? और इन कंटिन्यूस एटम्स के साथ आपके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कौन से मोशन में होंगे? दे विल बी रैंडम जिगजैग मोशन। इनका रैंडम मोशन होगा, कोई डायरेक्शनल मोशन नहीं होगा जब तक इनको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया जाता। क्लियर है बात? आपका इलेक्ट्रॉन, दे आर इन रैंडम मोशन, डायरेक्शन लेस मोशन, और कोई एक डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। बात समझ आई? अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस। वी हैव अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन वुड मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। सो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन की। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? क्लियर दिखाई दे रहा है? सो एट एटम्स आर मोर। अब देखो, अब अगर एटम ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्यों रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बच्चों? क्योंकि रास्ते में इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो रास्ते में एटम्स आएंगे, एटम्स के साथ उनके कोलिजन्स होंगे, वो टकराएंगे। आप खुद सोच सकते हो, अगर आप दौड़ रहे हो, रास्ते में आपको कोई टकरा जाते हो, तो आपको क्या होगा? दौड़ने में आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपकी डायरेक्शन लूज हो जाएगी। सो दैट विल कॉज मोर हिंडरेंस। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसके कारण रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन। क्या है? अपोजिशन और डिफिकल्टी। सिंपल। ये क्या है? डिफिकल्टी है इन फ्लो ऑफ चार्ज। इन फ्लो ऑफ चार्ज।
सो बच्चों चार्ज के फ्लो में जो डिफिकल्टी है दैट इज रेजिस्टेंस. सो यहां पर डिफिकल्टी कौन क्रिएट कर रहा है? क्रिएट कर रहे हैं एटम्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं, कभी यहां चले जाते हैं कभी यहां चले जाते हैं. सो व्हेन एटम्स आर मोर, जब एटम्स मोर होंगे कोलिजन्स विल बी मोर, रेजिस्टेंस विल बी मोर. क्लियर? ये बात समझ आ गई. दूसरी चीज, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. हमने क्या लिखा है? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी. क्यों? दोनों के प्रोडक्ट के बराबर भी है. इन दोनों में से एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा. आर बढ़ेगा तो आई कम हो जाएगा, आई बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा. क्लियर? अब देखिए करंट विल बी लेस. सो इफ एटम्स आर लेस, अगर एटम्स कम हो जाएं, कोलिजन्स विल बी लेस, कोलिजन्स विल बी लेस, रेजिस्टेंस विल बी लेस, रेजिस्टेंस विल बी लेस, करंट विल बी मोर. ध्यान रखना है V इज इक्वल टू आई आर है. I और R का प्रोडक्ट है. I और R में से एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा, एक दूसरा बड़ा होगा तो पहला छोटा. क्लियर? क्यों? उन दोनों का प्रोडक्ट V के बराबर है. ये बात समझ आ गई. और V और I का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. ये बात भी याद रखनी है. चलिए, अब आपके पास रेजिस्टेंस लेस है, मींस करंट विल बी मोर. करंट विल बी मोर. ये बात समझ आ गई आपको? So the property of conductor due to which it opposes the flow of current is called resistance. जिस प्रॉपर्टी से वो अपोज करता है फ्लो को उसे कहते हैं रेजिस्टेंस. अब आपको समझ आ गया होगा रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? शाबाश. अगर नहीं आया है तो आप मुझे यहां मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो इस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स क्या हैं? आपको पता है अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है सो वी नीड बेसिक फिजिकल यूनिट्स. यूनिट्स बच्चों, यूनिट्स भी फिजिकल क्वांटिटी की ही एक छोटा सा फॉर्म होता है जिससे रिपीट करके टोटल फिजिकल क्वांटिटी हम क्रिएट कर सकते हैं. ये बात याद रखनी है. ठीक है? तो बच्चों ऐसा यूनिट जो है आपके रेजिस्टेंस का, किसका? रेजिस्टेंस का, दैट इज ओम. ये ओम है. इस ओम को कैसे लिखते हैं? ये इस तरह से. सो इट इज अ साइन फॉर ओम और ओमेगा. क्लियर? सो आर इज इक्वल टू वी बाय आई. चलिए अब ओम के इक्विवेलेंट यूनिट्स देखते हैं. अब हमें पता है आर वी बाय आई के बराबर है और वी जो है वो वोल्ट्स में है, I जो है वो एम्पेयर में है. सो इट इज द रेशियो ऑफ वोल्ट एंड एम्पेयर. सो ओम इज ऑल्सो इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर. ओम किसके बराबर है? वोल्ट पर एम्पेयर. क्लियर? चलिए ए 1 ओम को डिफाइन भी कर लेते हैं. 1 ओम को डिफाइन किया, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट. अब हमने क्या लिया? 1 वोल्ट का ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पेयर. 1 वोल्ट का अप्लाई करने से, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट कितनी मूव कर रही है? करंट मूव कर रही है 1 एम्पेयर. देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम. उस समय क्या होगा? उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसमें 1 वोल्ट लगाने से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 1 ओम. डिफाइन कर लिया आपने. ये था आपका रेजिस्टेंस का डेफिनेशन. चलिए अब कुछ कंडीशंस देखते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. आपने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखा, वहां पे हमने कुछ फिजिकल कंडीशंस रखी थी. वो क्यों रखी थी? चलिए देखते हैं बच्चों. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, टेम्परेचर, जो आपका सिस्टम है वो कितने टेम्परेचर पे रखा हुआ है. इनमें से बच्चों कोई भी एक चीज अगर वेरिएट करती है तो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और उस कंडीशन के लिए आपका ओम्स लॉ डिफरेंट टाइप से सेटिस्फाई करना पड़ेगा. बात समझ आ रही है बच्चों? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी इतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. नंबर 1 फर्स्ट फैक्टर. सिंपल है, आपको अगर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी. सिमिलर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर हैविंग एनर्जी.
ठीक है, एनर्जी जितना ज़्यादा आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कोलिजन ज़्यादा होंगे, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, कोलिजन ज़्यादा होंगे, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आपको अपोजिशन ज़्यादा फील होगी। दूसरा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा आ गया बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए यहां देखिए, ये लेंथ जितनी ज़्यादा है, पहले वाले को ही देख लीजिए, ज़्यादा एटम्स आएंगे उस लेंथ में, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। दूसरे वाला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों। ये देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक डोर है, इस डोर का साइज अगर कम करते हो तो अंदर जाने में प्रॉब्लम ज्यादा होगी। इफ डोर इज वाइडर, मोर पीपल कैन एंटर, रेजिस्टेंस इज लेस। अगर आपका कंडक्टर मोटा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे, वहां पे रेजिस्टेंस लेस होगा। बट इफ द डो वायर इज थिका, इसका मतलब क्या है कि वायर मोटी होगी, मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, सो रेजिस्टेंस इज लेस। Hence R is inversely proportional to A। इसका मतलब है A अगर छोटा होगा, एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया बड़ा होगा, वायर मोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम। सिंपल तरीका सोचना आपने, वायर मोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम, वायर छोटी हो पतली होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटी और पतली को, गर्थ ऑफ द कंडक्टर को डिफाइन करता है कि वायर कितनी मोटी है। बात समझ आ गई। तीसरा, रेजिस्टेंस अब हमने कंबाइन किया बच्चों, यहीं से आपको तीसरा और चौथी चीज समझ आ जाएगी। क्लियर है? अब रेजिस्टेंस इन दोनों को कंबाइन करो बच्चों, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब जब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन आ जाता है, यहां पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है रो, दैट इज रो। बच्चों ये क्या है? ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट आया, तो दैट इज रो। रो क्या है बच्चों? दैट इज रेजिस्टिविटी। बच्चों इस रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए एक बात ये समझ गए आप कि अब हम आ गए यहां पे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर हो गया? या रो को लिख सकते हो आर ए बाई एल। क्लियर? ये बातें कुछ समझ आ गई? यहां पे रो की जगह यूनिट्स अगर आपने इसकी चाहिए तो देख लो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखा था ना हमने। अब आर की जगह ले आओ इसका रेजिस्टेंस का यूनिट, ए की जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मीटर स्क्वायर का यूनिट, आर लेंथ इज डिस्टेंस मीटर, सो रो के यूनिट्स क्या आ गए बच्चों? डिनोमिनेटर में एक मीटर ज्यादा है, वो कट हो जाएगा, सो रो विल बी इक्वल टू हैविंग यूनिट्स ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे? ओम मीटर। देख लो ध्यान से, रेजिस्टेंस के यूनिट ओम और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टिविटी। क्लियर? चलिए अब आपने एक चीज यहां पे और छोड़ दी, एक चीज समझ रहे आप कि हमने देखो यहां पे क्या लिखा है, तीसरी चीज मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्लियर? बच्चों मटेरियल पे क्या से डिपेंड करेगा? तो बच्चों मटेरियल वाला फैक्टर रो से आता है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। चलिए देखते हैं कैसे। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, हम क्या करते हैं, हमने एक सर्किट लिया, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो सर्किट को। इस सर्किट में बच्चों एक पोटेंशियल ड्रॉपर यहां लगा है जो वोल्टेज देगा, यहां पे एक की है बच्चों, ठीक, यहां पे वोल्टेज दी जाएगी इस सर्किट में, यहां की है, ये ऑन ऑफ करेगी, ये क्या करेगी? ऑन ऑफ। ठीक, अब बच्चों यहां पे सर्किट इनकम्प्लीट है ए और बी के बीच में, यहां पे एक करंट मीटर लगा है जिसे हम एमीटर कहते हैं, ये बताएगा कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। क्लियर? ध्यान से देखना इसको, मीटर को, यही आपको रेजिस्टिविटी का मतलब, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस समझाएगा। अब ए और बी के बीच में डिसकंटिन्यूअस सर्किट है, यहां पे हम डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर्स लगाएंगे, मतलब कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट मटेरियल्स। देखते हैं मटेरियल्स पे कैसे डिपेंड करता है। चलो जी देखते हैं। हमने पहले लगाया कॉपर का वायर, देख लो करंट कहां तक पहुंची, कोई भी वैल्यू है, ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं है, एग्जांपल देने के लिए। इसकी एक वैल्यू आपके पास आ गई यहां पे 30। कब? जब हमने कॉपर वायर लगाया। क्लियर? एक टाइप का कंडक्टर, हमने कौन सा वाला मटेरियल लिया है बच्चों? हमने मटेरियल लिया है कॉपर। ठीक, अब हमने क्या किया बच्चों? कॉपर को हटाया, कॉपर को
हटा दिया। अब दूसरा मटेरियल लगाया बच्चों एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का लगाया तो हमें करंट की वैल्यू डिफरेंट दिखाई दी। हमने कंडक्टर का साइज वही रखा है, टेम्परेचर वही रखा है, हमने सिर्फ क्या किया, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, पहले कॉपर था अब एल्यूमिनियम रख दिया। अब तीसरा रखा है बच्चे ग्लास रॉड, ग्लास रॉड रखा तो करंट फ्लो ही नहीं की, करंट जीरो है, सो इट इज अ इंसुलेटर। देखो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है करंट आपका, करंट आपका मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, दैट इज अनदर फैक्टर। रबर again it is an insulator, so no current is flowing, your current value is zero over here, तो सर्किट में कोई करंट नहीं है, देख लो। तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो ये डिपेंड करेगा बच्चों मटेरियल पे। क्लियर? डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटीज, अलग अलग मटेरियल होंगे उनका रेजिस्टिविटी अलग होगी, तो करंट की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि अब इस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये है आपका डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। क्लियर है बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड? कौन कौन से फैक्टर्स आपको बताए मैंने? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस थिकनेस पे। थर्ड मटेरियल एंड फोर्थ टेम्परेचर। ये थर्ड और फोर्थ रो में आ जाते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये चार। अब देखो हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंजेस। अब हमने देखना है वायर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है जब उसकी लेंथ इंक्रीज की जाए। हमने देखा लेंथ पे डिपेंड करता है, डायामीटर इंक्रीज किया जाए बच्चों, डायामीटर इंक्रीज किया जाएगा तो डायामीटर चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस आपकी वायर रेजिस्टेंस वायर जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, मटेरियल इज चेंज। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले नंबर रेजिस्टेंस होता है बच्चों रो एल बाई, फॉर्मूला लिख लो पहले। अब रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, जितनी लेंथ चेंज होगी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो लेंथ कितनी चेंज हुई है? लेंथ ट्रिपल्ड हो गई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, सो रेजिस्टेंस इज आल्सो ट्रिपल्ड। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मतलब जो चेंज आएगा उस फैक्टर में वही चेंज आपका रेजिस्टेंस में आएगा। दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a है। अब a बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और r की जगह r इज इक्वल टू d/2। ठीक, तो अगर r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है तो r के स्क्वायर, तो यहीं पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल d के स्क्वायर भी होगा, वो 1/2 का फैक्टर कांस्टेंट में चला जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। अब d क्या कर दिया हमने? d ट्रिपल कर दिया। d क्या कर दिया हमने? ट्रिपल कर दिया। d ट्रिपल किया है बच्चों, ये 3d का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। d को ट्रिपल किया, d की जगह 3d आ गया है, सो करो इसका स्क्वायर, इट वुड बिकम 9d का स्क्वायर। तो ये कितना फैक्टर आ गया आपके पास? 1/9। सो इफ डायमीटर इज ट्रिपल्ड, रेजिस्टेंस बिकम्स 1/9 टाइम्स। बात समझ आ गई? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और उसका स्क्वायर था, तो 1/3 किया आपने, ट्रिपल किया है ना, सो आपने डायमीटर को 3 टाइम्स किया, वो आगे ही डिनोमिनेटर में है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इट इज 9। इट्स मटेरियल इज चेंज्ड टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम। अब मटेरियल चेंज किया है, एक ऐसा मटेरियल मैंने रखा है जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ही 3 टाइम्स है। क्या है? रेजिस्टिविटी, मतलब पहले वाले मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर रो थी, अब दूसरे मटेरियल की रेजिस्टिविटी 3 रो हो गई है। तो बच्चों अब क्या होगा? हमें पता है R इज प्रोपोर्शनल टू रो है, सो इफ रेजिस्टिविटी इज ट्रिपल्ड, रेजिस्टेंस इज आल्सो ट्रिपल्ड। क्लियर है बात? क्योंकि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल when connected to a same source? Why? When connected to same source, current will flow more easily through a thick wire when through the thin wire. क्यों? क्योंकि resistance is inversely proportional to area of cross section. ठीक है बच्चों, तो area of cross section ज्यादा होगा,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जितनी चेंज होगी उसी तरह से आपके पास वैल्यू चेंज होगी। इसकी एग्जांपल भी हमने देख ली है। ठीक है बच्चों, एरिया देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिक वाले में क्या होगा, ध्यान से देख लो यहां पे क्या होगा, थिक वायर है, थिक है, एरिया विल बी मोर, एरिया मोर है, आर लेस है तो आई मोर, सीधा आई मोर, ये आ गया आपका। ठीक, अगर वायर थिन है एरिया लेस हो जाएगा, छोटा होगा, पतला होगा, लेस होगा। एरिया लेस होगा तो बच्चों ये आर रेजिस्टेंस मोर हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट आई लेस हो जाएगा। चलिए, बस इतना सा केस है, दैट इज योर आंसर। समझ आ गया? तो इस तरह छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ते रहिए ये, और इसी के साथ हम आगे न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज एनसीईआरटी की तरफ मूव करते रहेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है, हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। स्टे देन, स्टे विद मी, stay tuned, share and subscribe the channel. Thank you very much. Goodbye.